Hello, Jai Hind everyone. So this is Soumya and I'm back again with another video that is based on rules. Okay, so as we know the importance of grammar rules है ना CDS में बहुत important role play करता है as well as in your NDA examination. अब देखो ग्रामर से कई सेक्शंस आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग द एरर है ना, फिर फिलअप्स, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये सारे जो पार्ट हैं है ना, इनफैक्ट क्लॉज टेस्ट भी जो होता है वो भी बाई फार अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज है तो आप क्लॉज टेस्ट उस बेसिस पे भी कर सकते हो. ठीक है, तो इन सारे सेक्शंस की इनको अच्छा करने के लिए, इन पे कमांड पाने के लिए आपको ग्रामर रूल्स एंड स्पेसिफिकली जो रेपिटेटिव ग्रामर रूल्स हैं जो एग्जाम्स में पीवाईक्यूज में मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया और उससे जो मुझे मेजर ग्रामर रूल्स मिले हैं. ठीक है, ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे 51 जरूर मेंशन किया है बट देयर आर चांसेस कि 51 से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए क्योंकि पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स लगे हैं वो आई हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वेरी फर्स्ट रूल दैट इज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेक्शन. ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हैं. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पहली बात तो समझ लो क्या होता है. बेसिकली जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी सिंगुलर वर्ब विल टेक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट वुड ऑब्वियसली टेक विथ इटसेल्फ अ प्लूरल वर्ब, है ना. बट देयर आर मेनी कंडीशंस एज वेल, है ना, और उन कंडीशंस में हमें क्या यूज करना है. ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कई बार सब्जेक्ट के पहले अगर आप प्रिपोजिशन लगा दे रहे हो तो वो क्या बन जाता है, फ्रेज बन गया. ठीक है, तो फ्रेज जब अगर बन गया है हमारा पूरा वो पार्ट, तो हमारा जो वर्ब आएगा, अगर मान लो यहाँ पे हमारे क्या आया, सब्जेक्ट प्लस फ्रेज प्लस वर्ब, तो जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. बीच में फ्रेज में भी एक सब्जेक्ट आ सकता है पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फ्रेज है. ठीक है, अब फ्रेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे देखो जब भी कोई भी सेंटेंस अगर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो अक्सर फ्रेज होता है. ठीक है, और फ्रेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होके अपने साथ नाउन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है अनलेस वर्ब कम्स. ठीक है, जैसे ही वर्ब आता है वहां पे फ्रेज एंड हो जाता है. ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट रूल दैट इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय. अब देखो बहुत ध्यान से देखना ये क्या क्या वर्ड्स हैं. ठीक है, with, as well as, like, unlike, besides, in addition to, together with, together with, as well as, like, unlike, in addition to, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more men than one. So the verb is used according to the first subject. तो इस केस में क्या होगा, first subject के according हमारा verb आएगा. See, the mayor with his counselors is to be present. ठीक है, यहाँ पे with आया इसलिए हमारा जो देखो with his counselors आया पर verb क्या आया, is आया. कैसे आया, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो क्या था, मेयर था. ठीक है, अब आगे देखो more men than one. अब more men than one में हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्या है, men है, तो हमारा जो वर्ब आएगा क्या आएगा, वर आएगा. राइट, आई होप इट्स क्लियर. तो याद रखना क्या क्या, विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ. इन लोगों के साथ अक्सर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, वर्ब आता है. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट रूल. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अगर और से या नॉर से आप ऐड कर रहे हो, पर देखो यहाँ पे हमने आइदर या नाइदर की बात नहीं की, इस पे नोटिस करना. ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो हम कैसे करते हैं उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनाते हैं, आइदर और, है ना, मतलब एक सेंटेंस में आइदर और आ रहा है एक साथ, नाइदर नॉर आ रहा है, पर यहाँ पे वो सीन नहीं है. यहाँ पे क्या है कि और नॉर को देखो. ठीक है, अवर, हैव और स्पेसिफिकली सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जब, और दोनों सब्जेक्ट अगर जैसे और नॉर जो है वो क्या है, एक कंजंक्शन का टाइप है. राइट, तो वो दो सब्जेक्ट्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा ऑब्वियसली, है ना. तो अब जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो दो सब्जेक्ट जो आएंगे हमारे वो सिंगुलर होने चाहिए. ठीक है, अगर उनमें से एक भी प्लूरल हुआ तो रूल चेंज हो जाएगा. अगर दोनों सिंगुलर हैं तो दे विल रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. सी, our happiness and our sorrow is largely due to our own actions. ठीक है, दोनों सिंगुलर थे
तो इसलिए इज आया, ठीक है। आइदर द कैट और द डॉग, द कैट और द डॉग हैज बीन हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लूरल हो गया, जैसे हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ऐड किया तो हमने वर्ब क्या दिया, सिंगुलर, ठीक है। बट इन केस कि अगर इनमें से कोई एक प्लूरल हुआ तो जो हमारा वर्ब होगा वो किससे अग्री करेगा, वो सेकेंड सब्जेक्ट से अग्री करने लगेगा, ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट से। सी बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब, ठीक है। तो जो वर्ब है पहली बात तो प्लूरल हो जाएगा और जो प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है वो नियरेस्ट होना चाहिए वर्ब के। ये यही रूल है जो मैं बोल रही हूँ कि सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री करना। सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री कैसे करेगा, अब जैसे मान लो ही एंड हिज फ्रेंड्स है, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड्स, तो इसमें सेकेंड सब्जेक्ट क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स हुआ, राइट। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। जैसे नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, तो अब डायरेक्टर्स है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है वर्ब के, ये डायरेक्टर्स, और यही है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो हमारा वर्ब किससे अग्री कर रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट से, ओके। और द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट और सेकेंड, आइदर ऑफ देम, ठीक है, कुछ भी वर्ड यूज करो इनके लिए। देखो नेक्स्ट रूल भी सेम है जो मैंने अभी पहले बताया, when two or more subjects are connected by not only, याद रखना, not only but also, either or, neither nor, none but, the verb is according to the nearest subject। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब अगर कई सारे सब्जेक्ट आए हैं उसमें जो वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब आ रहा है, तो वर्ब के जो नियरेस्ट होगा जो सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। किस किस केस में, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, ठीक है, चार हैं टोटल। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, आई आया तो वर्ब क्या आया, एम आया, ही होता तो इज होता, राइट। ही, आइदर ही और आई इज मिस्टेकन तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि आई आ गया है तो अब एम आ गया। नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, अगर यू से अग्री करता हमारा वर्ब तो क्या आता, आर, है ना, यू के साथ आर आता है हमेशा, यू आर टू ब्लेम। बट यहाँ पे क्या आया, इज आया, क्यों आया इज, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट ही था, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरीवन, मैनिया। देखो मैनिया को हटा दो, मैनिया के साथ दूसरा रूल होता है अप्लाई, used as pronoun or adjective should be followed by third person singular verb, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब होता है, जैसे either, neither, none, anyone। अब देखो यहाँ पे ना either के साथ ऑफ भी लगाते हैं, ठीक है, either ऑफ, neither ऑफ, none ऑफ, anyone ऑफ, each ऑफ, everyone ऑफ, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, जो हमारा वर्ब हो जाता है कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखो He asked me whether either of the applicants was suitable। अब देखो इसमें एक और रूल है, इसका रूल मैं बता देती हूँ। अगर either of आ रहा है हमारे सेंटेंस में, ठीक है, either of, neither of and these cluster of words, अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट हम प्लूरल लेंगे। अभी तक तो हमने बात की कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, पर इस केस में अब देखो कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा इस केस में, प्लूरल। तो इस फॉर्म में भी एरर आ चुका है आपके एग्जाम में, एंड अगर आपको ये समझना है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में समझना है, तो आई विल बी टेकिंग प्रैक्टिस सेशंस एज वेल, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ एरर्स की, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस की, फिल इन द ब्लैंक्स की, इनको जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ये और अच्छे से यू विल बी एबल टू अप्लाई देम, ओके। सो सी, आइदर ऑफ के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा, प्लस जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है आपका ये, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब लगभग समझ लो हर बार स्पॉटिंग द एरर में क्वेश्चन आ जाता है। स्पॉटिंग द एरर में नहीं आएगा तो वो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आता है ना, एक सेंटेंस देगा और उसके बाद कंटिन्यूएशन उसका मांगता है, तो उसमें ऑप्शन ए बी सी डी में एक ऑप्शन में ये रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में, ठीक है। सो एक बार वापस से देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, है ना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, ठीक है। वॉज सुटेबल, वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब, राइट। नाउ सी, नाइदर ऑफ द टू मेन, MEN, मेन इज प्लूरल, मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके।
चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, व्हेन नन इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब आर करेक्ट, बट विथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट, है ना। अनकाउंटेबल नाउन तो हमें पता है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और याद रखना ये रूल केवल नन के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर नन आ रहा है तो नन के साथ हम जब भी लेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसके हम वर्ब कैसा लेंगे, वर्ब हम प्लूरल या सिंगुलर दोनों ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट तो हम फिर वर्ब कैसा लेंगे, हम वर्ब लेंगे सिंगुलर ही। अब देखो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे प्लूरल या लें या सिंगुलर लें, इसमें हम सब्जेक्ट पे डिसाइड कर लेंगे। अगर मान लो टॉय है, टॉय तो काउंटेबल नाउन है राइट, तो उसके साथ हम वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे क्योंकि सिंगुलर है टॉय। अगर टॉयज होता तो हम वर्ब कैसा लेते, प्लूरल, सिंपल, जो हम रेगुलर रूल लगाते हैं वही। जैसे नन ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। अब देखो बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है राइट, सो नन ऑफ द बॉयज में क्या हो जाएगा, हैव लगा दो, ठीक है। अब वर्ब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा हमेशा, याद रखना किसी भी कंडीशन में। नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, ओके। देन when each is used after the subject the verb is plural। जब each यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में, तो हमारा जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। अब ये बहुत अगेन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। वी ईच हैव टेकन अवर बैग्स। अब वी के साथ हमने क्या यूज किया, देखो वी के साथ तो वैसे भी क्या आता है, प्लूरल ही आता है, पर याद रखना ईच आ गया। अब हम ईच को ऐसा नहीं समझे कि यार ये तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर में समझना ईच को कभी, ठीक है। आइदर नाइदर, इसमें ईच को मत कंफ्यूज कर लेना। वी ईच हैव टेकन अवर बैग्स, दे ईच आर होम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल इज नाउन क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखो वही जो रूल है ईच वाला, है ना, इसको और इसके साथ और जो यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, जैसे कि एवरी भी, ठीक है, ईच और एवरी। अगर नाउन क्वालिफाई हो रहा है ईच या एवरी से, जैसे यहाँ पे ईच से हो रहा था पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, वही यहाँ पे एवरी से भी अगर होगा और इवन दो से भी होगा, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड बाय एंड, सो इट विल रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल देखो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, was given packet of sweets, ठीक है, every boy and every girl was, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ना सिंगुलर क्यों यूज करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सिंगुलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना एवरी में क्या करते हैं ये लोग, काउंट करते हैं, मतलब हर एक को, जैसे 50 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, 50 स्टूडेंट्स में हर एक की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एज अ ग्रुप प्लस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की को भी मेंशन किया जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे सिंगुलर हम यूज करें, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है। देन नन दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, हमने पहले ही देख लिया नन वाला रूल, है ना। नन आर सो डेफ एज दोज विल नॉट हियर, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। नन अगर आता है और नन के साथ हमें वर्ब लगाना पड़े तो हम कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर नन ऑफ आ रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो कैसा रहेगा, सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर प्लूरल, डिपेंड करता है कि कैसा नाउन है। नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। अब देखो एक बार वापस से मैं को दिखा देती हूँ, ठीक है। विथ एज वेल एज लाइक अनलाइक, इन सब के साथ वर्ब क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर और नॉर वाला है, आइदर और नाइदर नॉर वाला है तो सेकेंड सब्जेक्ट से अग्री करेगा, अगर प्लूरल है उनमें से कोई एक, अगर दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। फिर when two or more subjects are connected by not only but also neither nor either or, then nearest subject, है ना। अब देखो ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। नन ऑफ देखो एक एक्सेप्शन है, नन एंड मैनी, ठीक है। एनी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, सब में हमारा जो वर्ब होता है कैसा होता है, प्लूरल, और हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब सॉरी सिंगुलर,
और सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन नन इज यूज्ड तो काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला रूल आ जाता है। ओके, अब लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रूल। व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एज अ होल, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इसका मतलब देखो, एज अ होल जब आप मेंशन कर रहे हो ना किसी भी चीज को, चाहे भले वो प्लूरल हो तब, लेकिन अगर एज अ होल देख रहे हो तब उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। अब एग्जांपल देखो, 4 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे 4 माइल्स आप चल के नहीं जा रहे हो, यहाँ पे एक कंसिडर कर रहे हो एक एज अ होल 4 माइल्स को, ठीक है, एज अ डिस्टेंस की तरह उसको देख रहे हो कि यार 4 माइल्स जो होते हैं ना, 4 माइल्स इतना भी दूर का डिस्टेंस नहीं है, तो इज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एज अ होल देख रहे हो। बिकॉज आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि एज अ होल का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब एक यूनिट की तरह आप देख रहे हो इसको, ठीक है। 200 रुपीज वर अ लार्ज अमाउंट 50 years ago। अब यहाँ पे भी देखो कैसे आप 200 रुपए को काउंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एज अ यूनिट देख रहे हो कि पहले के जमाने में 200 रुपए बहुत हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आएगा, ठीक है। 200 रुपीज वॉज अ लार्ज अमाउंट 50 years ago, देन 200 रुपीज वर लॉस्ट। अब यहाँ पे 200 रुपीज वर लॉस्ट में आपने वॉलेट खोला, आपने देखा आपने 500 निकाले थे एटीएम से, आपके 200 गुम हो गए, तो उसमें आपने काउंट किया, राइट। यहाँ पे काउंट नहीं, एक यूनिट की तरह यूज हुआ, पर यहाँ पे काउंटिंग हुई कि यार 200 रुपए गायब हो गए मेरे, ठीक है। चलो, कमिंग अप टू द नेक्स्ट रूल, द एक्सप्रेशन मैनी अ। अब देखो मैनी वाला रूल आ गया, हमने नन का देख लिया, नन वॉज एन एक्सेप्शन, वो आइदर और वाले ग्रुप में। अब मैनी का एक्सेप्शन देखते हैं। देखो मैनी का रूल जो होता है बहुत प्यारा है, ठीक है। मैनी अ और मोर देन वन, ये दोनों एक जैसे रूल लेते हैं अपने साथ। मैनी अ और मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब याद है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, इन एनी वन ऑफ, इनके साथ हम क्या लिखते थे, हम जो हमारा सब्जेक्ट होता था वो कैसा होता था, सब्जेक्ट होता था हमारा प्लूरल, राइट, और वर्ब होता था सिंगुलर। लेकिन मैनी और मोर देन वन में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोथ विल बी सिंगुलर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, ठीक है। मैनी एक्सीडेंट्स, अब देखो यहाँ पे मैनी अ नहीं आया है ना, जब मैनी अ आएगा, मोर देन वन आएगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। मैनी एंड और यार ये वाला, यार सोचो इससे क्वेश्चन आ चुका है अभी आपके लास्ट टू लास्ट ईयर में, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो फर्स्ट 10-20 रूल्स होंगे वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फाइल में नहीं कंप्लीट होगी तो मैं एक और क्लास लाऊंगी रूल्स की, ठीक है। बट आई मेक श्योर कि जितने भी पीवाईक्यूज में आज तक के आपके रूल्स आए हैं वो सारे मैं कवर करूं, ठीक है। तो देखो, मैनी अ एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, मैनी एन एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली, है ना, यहाँ पे मैनी अ नहीं है, मैनी है केवल, इसलिए एक्सीडेंट्स भी आया और हैव भी आया। मैनी एन हुआ, मैनी अ होगा, तो हमारा एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैनी अ एक्सीडेंट हैज, है ना। ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, मैनी अ एक्सीडेंट हैज रिसेंटली, ठीक है। और एन एक्सीडेंट होगा ना, राइट, सॉरी, मैनी एन एक्सीडेंट हैज रिसेंटली टेकन प्लेस। ओके, अब मोर देन वन के साथ भी यही सीन है, मोर देन वन मैन वॉज एबसेंट। मोर मैन, अगर मोर मैन देन वन आ रहा है, मोर मैन देन वन वाला रूल याद है, मोर मैन देन वन वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो नियरेस्ट होगा सब्जेक्ट उससे अग्री करेगा, है ना। तो मोर मैन देन वन में नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, मैन, तो मैन के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ओके। आप इनको यार देखो, मैं जनरली बोलती नहीं कि रटो, पर यार देखो इसको, अब एग्जाम बहुत पास है यार, इसको याद कर लो, ठीक है, किसके किसके साथ क्या क्या लग रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली इफ दे डिफर इन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपाउंड सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस एक साथ आए, उनको जोड़ा गया है किसी के थ्रू, तो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा
कि दो सेंटेंस आए हैं तो एक में आपने प्रिंसिपल वर्ब मेंशन कर दिया और दूसरे में आपने केवल ऑक्सिलरी मेंशन किया और प्रिंसिपल को नहीं किया। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे इज, एम, आर, है ना, हैज, हैव, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। पर इनके साथ जब कोई मेन वर्ब आए तब इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, नहीं तो हम क्या बोलते हैं? इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये देखो, ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। तो अब देखो यहाँ पे ही हैज नॉट आया एंड विल नॉट मैरी, तो यानी मेन वर्ब क्या है? मैरी है, और ऑक्सिलरी क्या है? विल है। और यहाँ पे क्या है? दो सेंटेंस है, राइट? ही हैज नॉट, विल नॉट मैरी नियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज नॉट मैरी होगा, ठीक है? मैरी लगाना जरूरी ही है, ठीक है? ही हैज नॉट मैरी एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। और मैरी भी नहीं, सॉरी, मैरी का थर्ड फॉर्म होगा, है ना, हैज है क्योंकि, सो ही हैजंट मैरिड, परफेक्ट टेंस है, he has not married and will not marry in near future. She is intelligent, is आया, intelligent आया, but her sisters dull. अब sisters dull क्यों होगा? ठीक है, अब sisters है तो dull के बाद, sisters के बाद क्या आ जाएगा? are. She is intelligent but her sisters are dull. ओके, अब यहाँ पे जो is है वो किस तरीके से आ रहा है? वो लिंकिंग वर्ब के तरीके से आ रहा है। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब समझे, जब भी हमारे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब जब भी अपने साथ कोई दूसरा वर्ब फॉर्म लेते हैं, वर्ब फॉर्म लेने का मतलब है कि या तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना, मतलब जब ये अकेले नहीं आते, ठीक है, तब हम इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ये अकेले आते, जैसे शी इज इंटेलिजेंट में वर्ब तो केवल इज है ना, तो इज ही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। तो अब ध्यान देना कि इस केस में भी अगर दो कंपाउंड सेंटेंस है, एक है ना, दो सेंटेंस आ रहे हैं और किससे ज्वाइन हुए? यहाँ पे बट से, यहाँ पे किससे हुए थे? एंड से हुए थे, ठीक है? तो अब इस केस में जो हमारे दोनों है, दोनों में हमें ऑक्सिलरी या फिर लिंकिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, है ना? शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर आर डल। ओके, नेक्स्ट इज द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब is used in the following cases. अब inverted form of the verb भी यूज होता है, ध्यान देने का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा रूल है। When the sentence is introduced by adverb, मतलब कभी भी कोई सेंटेंस अगर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। अब इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी एडवर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जाके सब्जेक्ट आएगा। मतलब जनरली जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो, है ना? पर इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में इन्वर्ट हो जाएगा, यानी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना? जैसे एग्जांपल देखो, हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन अराइव्ड। अब हार्डली हैड आई रीच्ड में हार्डली क्या है? हार्डली इज एन एडवर्ब हियर, ठीक है? तो एडवर्ब के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन अराइव्ड। ओके, देन नो सूनर डिड शी अराइव। अब देख नेक्स्ट रूल क्या है, और किस में इन्वर्ट होगा? व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, ठीक है? उसमें भी इन्वर्टेड फॉर्म समटाइम्स यूज करते हैं, समटाइम्स नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पर एडवर्ब वाले में कंपल्सरली आप इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, है ना? जैसे सो क्विकली डिड शी फिनिश, डिड इज वर्ब, शी इज सब्जेक्ट, पहले वर्ब आ रहा है, बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? नो सूनर डिड शी अराइव, है ना? पहले वर्ब आया, बाद में सब्जेक्ट आया। Okay, I hope it's clear now. Coming to the next, that is the verb in the following cases is used in singular form. अब कौन कौन से cases में verb singular form में आएगा? चलो देखते हैं। When two singular nouns refer to the same person denoted by one article, मतलब पहली बात तो singular noun है, ठीक है, और वो same person को denote कर रहे हैं और उनका जो आर्टिकल है केवल एक के साथ आर्टिकल आ रहा है, जैसे my brother एंड फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे तो वैसे माई आ गया, पर अगर इसकी जगह रुक जाओ, मैं यहाँ से एग्जांपल से दिखाती हूँ आपको। हाँ, जैसे ये देखो, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट, ठीक है? देखो यहाँ पे नो स्टूडेंट एंड नो टीचर में क्या है
कि यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है कि दो चीजें आई हैं साथ में, ठीक है, बट दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर लिया। लेकिन अगर दो चीजें आती और दोनों में से कोई एक प्लूरल होता तो हम ये समझते कि दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, पर दोनों में से एक प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल जाता, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे और सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं इसके साथ। इन सर्टेन फ्रेजेस और इडियोमेटिक, जो इडियम्स होते हैं ना समटाइम्स वहां पे अलग हो जाते हैं। जैसे देखो द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए। फर्स्ट रूल हमने क्या देखा कि दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट जो हैं, एक में आर्टिकल आ रहा है, एक में आर्टिकल नहीं आ रहा है, और दोनों क्या है, सिंगुलर हैं, तो हमारा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंगुलर। व्हाई सो? बिकॉज दीज बोथ आर द सेम पीपल, हम सेम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट इट, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर ऑन अ विजिट नहीं होगा, इज होगा। व्हाई सो? क्योंकि देखो आर्टिकल केवल एक के पहले आ रहा है, अगर दोनों के पहले आर्टिकल होता ना, ठीक है, तो डिपेंड करता, फिर उस हिसाब से फिर हम उसको पढ़ते, सब्जेक्ट को पढ़ते और फिर उस हिसाब से वर्ब लगाते, ठीक है। पर यहाँ पे एक के पहले आर्टिकल आ रहा है, एक के पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये दोनों सेम इंसान है। अगर सेम इंसान की बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, और वो इंसान अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा आ जाएगा, सिंगुलर, है ना। सो कलेक्टर ही मैजिस्ट्रेट है ना, गंगाधरी शक्तिमान। ओके, समझ गए ना, दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। अब देखो व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिज कॉस्टली प्लान। अब देखो यहाँ पे इज आया, ठीक है, बिकॉज द एम एंड ऑब्जेक्ट आया, द एम एंड ऑब्जेक्ट, यानी एंड द ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब एम और ऑब्जेक्ट प्लान का क्या है, सेम चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, यानी एम ही ऑब्जेक्ट है। Okay, then the sum and substance of the passage is given below. The sum and substance, bread and butter are sold here. अब देखो यहाँ पे bread and butter क्या है, अलग अलग चीजें हैं, पर bread and butter is difficult to earn. अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, अब इसका कंसेप्ट समझो। यहाँ पे bread और butter, पहली बात तो जब आप ये बोलोगे ब्रदर एंड सिस्टर, तो क्या आपको ये समझने की, ये कहने की जरूरत है कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं? आर्टिकल लगाने की जरूरत है ये समझने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं? यार भाई और बहन है, ऑब्वियसली कोई एक इंसान मेल फीमेल दोनों तो होगा नहीं, है ना। अगर भाई और बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उनके पहले आप आर्टिकल लगाओ चाहे ना लगाओ, पर आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये दोनों तो अलग अलग लोग हैं। और अगर हम दो अलग अलग लोग की बातें कर रहे हैं एक साथ, तो हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। बट अगर आप कोई भी चीज ऐसी होती है जिसको एक ग्रुप में बोलते हो, है ना, ग्रुप में डिनोट करते हो, जैसे हमने डिस्टेंस वाले में देखा था, है ना, एक यूनिट की तरह आप डिनोट कर रहे थे, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे है, जैसे डे एंड नाइट, समटाइम्स हम डे एंड नाइट को एक यूनिट की तरह बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को हमने एक यूनिट की तरह बोला, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न, ठीक है। देन 2 and 2 is are 4, ठीक है, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 are 4, ठीक है, दोनों इस कंडीशन में सही हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 5s are 15, 3 5s are 15 बोलते हैं ना हम, टेबल जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, 3 5s are 15, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर 3 5 तीन 5 की बात कर रहे हैं, तो 3 5 कितने होंगे, है ना, प्लूरल ही पढ़ रहे हैं हम इनको। ओके, सो अब आई होप इट्स क्लियर नाउ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम एक यूनिट की जब बात करेंगे हम जब भी, तो यूनिट में जो हमारे वर्ब होते हैं वो सिंगुलर जाते हैं। अगर दो डिफरेंट एंटिटी हैं, ठीक है, अब दो डिफरेंट एंटिटी को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, पहला तरीका तो यह है कि उनके पहले, एक के पहले आर्टिकल लगा हो और दूसरे के पहले भी कोई आर्टिकल लगा हो, तो मतलब दो डिफरेंट है, या तो दोनों का जेंडर अलग अलग हो, है ना, या दोनों अलग अलग चीजें हो, जैसे एक बर्ड है दूसरा बीटल है, तो अब हमें पता है बर्ड और बीटल तो अलग अलग चीजें हैं ना, एक बर्ड है दूसरा इंसेक्ट है ना, तो ऐसे में भी हम आइडेंटिफाई, कॉमन सेंस है ये तो आइडेंटिफाई करना कि दो अलग हैं और दोनों की इकट्ठे बात हो रही है, यानी वो प्लूरल चला जाएगा, पर सिंगुलर केवल उसी केस में जाएगा जब एक के आगे आर्टिकल हो, ठीक है, या एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हो। So I hope this one is clear, and this also is a very important rule. चलो, next rule is a wish, a regret, unlikely condition and contrary to the fact statements are expressed in subjunctive mood. Very important.
है ना। जैसे देखो क्या होता है जब भी हम कोई विशफुल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, ओके, कैसी विशफुल कंडीशन और सिचुएशन, तो उस केस में जो हमारा मूड होता है वो कैसा हो जाता है, जो हम सब्जंक्टिव मूड यूज करते हैं। मतलब सब्जंक्टिव मूड का मतलब है कि वो कंडीशन हम पास्ट में बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, तो ये विशफुल कंडीशन है, मतलब मैं सपने देख रही हूँ, इमेजिनरी सिचुएशन है, ओके, कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द लैंडस्केप, ओके। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ये कैसी है, आपने मन गढ़ंत रखी है, राइट। सो अब देखो सब्जंक्टिव मूड में क्या क्या रूल्स होते हैं और कैसे कैसे आता है। देखो टू रिग्रेट, टू एक्सप्रेस रिग्रेट और विश, जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल आई विश आई हैड अ हाउस ऑफ माई ओन। अब यहाँ पे आई हैड क्यों बोला, क्योंकि मतलब वो बंदा विश कर रहा है, ठीक है, आई विश आई हैड अ हाउस, ठीक है, मतलब मैंने यार हैड ही यूज किया यहाँ पे, क्योंकि एक पहली बात तो हैड एक पास्ट है ना, पास्ट टेंस है, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे विश कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ले लिया इसको V2 फॉर्म में। अब देखो एक और चीज समझने की बात है कि हैड जो है क्या वो पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है। अब आपको ये समझना हो, क्योंकि अक्सर हम ये रूल्स जब टेंस के पढ़ते हैं हम सोचते हैं यार कि हैड है तो हैड तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, तो हैड तो पास्ट परफेक्ट है, पर हैड इन इटसेल्फ इज अ पास्ट टेंस, ओके। और ये आप कैसे समझो कि हैड पास्ट टेंस है, देखो कोई भी फॉर्म, कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, ठीक है, चाहे वो हैज हो, हैव हो, हैड हो, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ये सारे एक वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, इनको बोलते हैं टू बी वर्ब, ठीक है। अब देखो अब इनके साथ अगर कोई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, तो ये मेन वर्ब नहीं है, तब इनका टेंस अलग हो जाता है। लेकिन जो हैड इन इटसेल्फ है, हैड क्या है, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, V2 और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आए अलग से, जैसे हैड डन, तब हम बोलेंगे इसको कि पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर हैड अकेला आ रहा है तो वो क्या होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ दूसरा कोई मेन वर्ब लेते हैं तब इनका टेंस चेंज हो जाता है, और अगर नहीं लेते हैं तो इनका टेंस ओरिजिनल वैसा ही रहता है जैसा हमने पढ़ा है। जैसे इज, एम और आर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, हैड जो है, हैड इज पास्ट, ठीक है, वॉज, वर, ये भी क्या है, ये भी पास्ट है, ठीक है, तो याद रखना। तो आई विश आई वर रिच नाउ, ओके, सो आई वर रिच नाउ। अब देखो आई वर रिच नाउ में भी देखो वर क्या है, वर सिंगुलर वर्ब, मतलब ये कैसे आ रहा है, अकेला आ रहा है ना, यानी इसके साथ इसने कोई भी वर्ब फॉर्म, दूसरा बेस वर्ब फॉर्म नहीं लिया, इसका मतलब यही है हमारा मेन वर्ब, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब इस केस में, ठीक है। और ये क्या है, पास्ट ऑफ वर्ब, यानी याद रखना हमेशा सब्जंक्टिव, हमेशा सब्जंक्टिव मूड जो होता है, विशफुल कंडीशन जो होती है, उसमें हमेशा हम पास्ट टेंस लेते हैं। चाहे पास्ट टेंस कैसे लेंगे, हैड से लेंगे, वॉज से लेंगे, या फिर कोई सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पर ये भी एक रूल है सब्जंक्टिव का कि सब्जंक्टिव में हम कभी भी वॉज का यूज नहीं करते, जहां पे हमें वॉज यूज करना होगा हम वहां पे भी वर यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या आता है, वर आता है। ऐसा बोलते हैं ना, यू विश इट वर ट्रू, तो यू विश इट वर ट्रू का मतलब क्यों आया, तो यार इट वॉज होना चाहिए पर इट वर हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉज यूज ही नहीं होता है विश और सब्जंक्टिव सिचुएशंस में, ठीक है। और सब्जंक्टिव किस कंडीशन में आता है, देखो टू एक्सप्रेस अनलाइकली कंडीशन, इफ आई हैड अ हाउस आई वुड नॉट हायर योर्स, है ना, मतलब यहाँ पे हैड आया है ना, इफ आई हैड अ हाउस आई वुड नॉट हायर योर्स। देखो ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि अब आगे समझाऊंगी मैं ये रूल्स आपको, ठीक है। बट यहाँ पे भी देखो इफ है ना, इफ भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इफ ऐसा समझ आ रहा है आपको, यार एक कंडीशन है, अगर मेरे पास ऐसा चीज होती तो मैं तुम्हारा थोड़ी हायर करता, ठीक है। तो इफ, आई विश, ये सारी चीजें एक कंडीशन शो करती हैं, एक विशफुलनेस शो करती हैं। एज इफ, एज दो भी, ठीक है, शी बिहेव्स एज इफ शी वर द लैंडलेडी, याद रखना एरर फॉर्म में आ सकता है, क्या आएगा एरर फॉर्म में, शी बिहेव्स
एज इफ शी वॉज द लैंडलेडी, और फिर आ जाएगा नो एरर। तो यहाँ पे आप कई बार वॉज होगा तो आप सोचोगे यार वॉज तो सही है, शी के साथ तो वॉज ही आना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो वॉज वाला एरर आ सकता है। दूसरा, शी बिहेव्स एज इफ शी इज भी आ सकता है, तो आप पहचानो कैसे, क्योंकि ये एज इफ आया, एज इफ भी कैसा है, सब्जंक्टिव है, ठीक है। तो शी बिहेव्स एज इफ शी वर द लैंडलेडी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आफ्टर के बाद इट इज, मतलब आफ्टर इट इज हाई टाइम के बाद भी यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म और द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इट इज हाई टाइम यू डिड समथिंग नाउ, ठीक है, मतलब पास्ट का यूज किया तुमने, पास्ट और थर्ड यानी V2 V3 में से कोई भी, ठीक है। सो क्या है, इट इज हाई टाइम दैट यू डिड समथिंग नाउ, ओके, डिड आ गया, इट इज हाई टाइम यू डू, बोलते ना इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, तो स्टार्टेड जैसे सीडीएस पास में आ गया है तो मैं क्या बोलूंगी आपको, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। स्टार्टेड क्यों बोला, क्योंकि इट इज हाई टाइम आ रहा है, ये भी किसका पार्ट है, सब्जंक्टिव मूड का पार्ट है। आफ्टर वुड रैदर, हैड रैदर और वुड रैदर के साथ अगर कोई आ रहा है क्लॉज तो उसमें जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, हमारा पास्ट होगा। आई वुड रादर यू हेल्प्ड माई ब्रदर, तो इसके बाद ये रूल है कि इसके बाद जो हमारा रादर के बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये याद रखना, ठीक है। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट लिखते हैं फिर रैदर लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। पहले रादर आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। आई वुड रैदर, और वुड रैदर और हैड रैदर के केस में ही होगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं है अकेला रैदर, ठीक है। आई वुड रैदर यू हेल्प्ड माई ब्रदर, ठीक है। आई हैड रैदर यू स्टेड विथ मी, ठीक है। आई हैड रैदर यू स्टेड विथ मी नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आई वुड, है ना, आई वुड रैदर यू स्टेड विथ मी, आई वुड रैदर गो टू मुंबई, ठीक है। तो इन सब्जेक्टिव मूड रेफरिंग टू द पास्ट सिचुएशन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कि अगर हम देखो प्रेजेंट सिचुएशन को कर रहे हैं तो वो हम पास्ट की तरफ बोलते हैं, है ना, पर अगर पास्ट को बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में जैसे बोलेंगे, जैसे आई विश आई हैड अ गन, ठीक है, मतलब कि मतलब मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास्ट की बात हो रही है कि काश जैसे जब मैं 10 साल का था तो मेरे पास बंदूक होती, ठीक है। सो दैट इज अ पास्ट सिचुएशन, अ पास्ट ऑफ पास्ट हो गई है, ठीक है। आई विश आई हैड अ गन, आई विश आई हैड अ गन नाउ, अब यहाँ पे क्या हो गया, आई विश आई हैड अ गन नाउ, अब यहाँ पे हैड कैसे आ रहा है, सिंपल पास्ट की तरह आ रहा है, क्योंकि हैड के साथ कोई और वर्ब फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हैड के साथ हैड है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे हैड के साथ हैड है। अब यहाँ पे हैड और हैड का मतलब है एक टेंस डिनोट कर रहा है और एक वर्ब डिनोट कर रहा है। हैड का मतलब पोजेशन से भी होता है, मतलब जब आप ये करना चाहते हो ना कि मेरे पास है, होने के केस को भी हैड डिनोट करता है, ठीक है। आई नो बहुत ज्यादा ये हैड बहुत ज्यादा है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, वर्ब में हैड प्लस V2 V3, है ना, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई विश आ गया पहली बात तो, है ना, यानी ये परफेक्ट होगा, अब यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट क्यों होगा हम आगे समझेंगे। आई हैड अ गन, अब आई हैड अ गन में हैड, एक हैड जो है वो शो कर रहा है परफेक्ट का टेंस, ठीक है, और V3 हैड का मतलब होता है V3, है ना, दो बार हैड आने का मतलब है कि इसमें से एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है और एक कैसा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया है। लेकिन अगर एक हैड आया तो यहाँ पे ये वाला हैड कैसे यूज किया गया है, यहाँ पे वाला हैड यूज किया गया है एज अ मेन वर्ब, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई विश आई हैड नॉट मेट हर लास्ट ईयर, ठीक है, आई हैड नॉट मेट हर, तो आई हैड मेट इज पास्ट परफेक्ट, राइट। तो यार ये भी ऐसा ही हुआ, लास्ट ईयर की बात हो रही है इसलिए हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट। अगर अभी की सिचुएशन में हम विशफुल बोलेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो बनेगी हमारी सिचुएशन पास्ट की,
पर हम पास्ट के बारे में विशफुल सिचुएशन बोलेंगे तो कैसी बन जाएगी, पास्ट परफेक्ट की। ओके चलो नेक्स्ट इज यूज टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, लेकिन अगर यूज टू है प्लस उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारा जो वर्ब होगा वो कैसा हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म का। ठीक है, जैसे आई वॉज यूज टू डूडलिंग, तो वॉज आ गया, डूडलिंग आ गया, है ना। तो अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके बाद यूज आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। नॉर्मली आ रहा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सो मोहिनी यूज टू स्लीप अर्ली, है ना। और अगर ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी आ गया तो कैसा आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, आई वॉज यूज टू डूडलिंग। नेक्स्ट इज विद अ व्यू टू के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जैसे ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस विद अ व्यू टू डिस्करेजिंग मी, है ना, he asked me questions with a view to discouraging me, ing form of the verb. Gerund is preceded with possessive adjective and not pronoun. Okay, I couldn't believe the fact of my getting late for the first class. Okay, so जो gerund है वो कैसे proceed होता है, possessive adjective से proceed होता है। मतलब कि अगर मान लो ing form of the verb जो नाउन की तरह आ रहा है तो उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, है ना, मी नहीं माई, ओके, योर्स, ठीक है, तो ये सारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब जैसे हर्स भी हो जाएगा, है ना, हर, ठीक है, शी नहीं, हिज, हिम या ही नहीं, ठीक है, हिज, हर, जो पोजेशन दिखाए कि ये उसका है, उसकी है, मेरा है, मेरे को क्या बोलेंगे, इट इज माइन, राइट। सो आई कुडंट बिलीव द फैक्ट ऑफ माई गेटिंग लेट फॉर द फर्स्ट क्लास, है ना, गेटिंग लेट है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है जो नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, माई गेटिंग लेट। ओके, नेक्स्ट इज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन अगर आ रहा है तो वर्ब आएगा प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, अ नंबर ऑफ है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ है, प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, अ नंबर है ना, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, द नंबर है, ठीक है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर द नंबर है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ओके, द नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया हैज डिक्लाइंड। अब चलो, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपके एग्जाम में कई सारे पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स देखते हैं। When two action takes place one time after the other, मतलब कि पहली बात तो इसमें ये देखो, इसमें दो सेंटेंस आएंगे हमेशा। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें हमेशा दो सेंटेंस आएंगे। अब वो दो सेंटेंसेस किससे ज्वाइन होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होगा। मतलब पहला वाला सेंटेंस तभी कंप्लीट मीन करेगा जब दूसरा वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो अब ये समझे कि दो सेंटेंस आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों किससे ज्वाइन होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होंगे। इसका मतलब एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। मतलब दूसरा वाला अकेले भी आ सकता है, लेकिन पहला वाला जो होगा वो हमेशा, पहला वाला या फिर जो डिपेंडेंट वाला होगा उसको जरूरत पड़ेगी हमेशा दूसरे की। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो अपने साथ लेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या दिस, है ना, इफ लेते हैं जनरली। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पर जनरली इफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी दो सेंटेंस जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसके साथ आएगा,
डिपेंडेंट क्लॉज वाले के साथ आएगा और दूसरा वाला कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसके साथ क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, वो कभी भी अपने साथ मॉडल नहीं लेगा, याद रखना, है ना। वुड, है ना, वुड वाले जो मॉडल्स होते हैं ना, वुड, कुड, ये सारे मॉडल अपने साथ नहीं लेता है इफ वाला सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस होगा जो इफ वाला होगा और दूसरा सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, इफ वाला जो सेंटेंस होगा वो अपने साथ, ये क्या है, इफ इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये होगा डिपेंडेंट सेंटेंस और ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये इसमें हमेशा वुड आएगा। ठीक है, या फिर दूसरे कुड, कैन, मतलब दूसरे जितने भी मॉडल्स हैं वो सेकेंड वाले में आते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, मॉडल्स आएंगे इंडिपेंडेंट के साथ, है ना, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा डिपेंडेंट के साथ। तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर भी, है ना, कि जो डिपेंडेंट है यार उसी को वो किसके साथ आएगा, सबऑर्डिनेट्स के साथ। यानी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट्स काइंड ऑफ सेम होते हैं ना। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो किसी के नीचे काम करे, राइट, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट एक साथ आएंगे, मॉडल, भाई मॉडल मतलब वैसे समझो। ठीक है, तो मॉडल किसके साथ आएगा, इंडिपेंडेंट वाले के साथ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, if, unless, provided, until, when, as soon as, no sooner than, in case। ठीक है, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस हैव टू पार्ट, इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो मैं आपको बोल रही हूँ उनको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी। देन इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, ये 4-5 कंडीशंस हैं। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। एक होती है इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, एक जब इफ क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा, एक जब इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सम सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, टाइप 0। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से आपके बनते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, किस में आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में आते हैं। इसकी मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब देखो फर्स्ट टाइप में, देखो इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, जब भी हमारा जो इफ क्लॉज है यानी प्लस के पहले प्लस के बाद, है ना, अब इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, इफ के बाद वाले में क्या आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो कैसे, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, नहीं, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। विल हमेशा याद रखना, विल, वुड, कैन, कुड, शुड, ये सब आता है सेकेंड वाले में, प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा ये वाले आते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर टेंस तो रहेगा हमारा मेन में, और इफ के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, तो विल चला जाएगा, राइट। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये सही है। ठीक है, अब देखो इफ टू actions take place one after the other in future, and if the second action depends on the first action, the first action is the present indefinite tense and the second action is future indefinite tense। अब हमेशा याद रखना, जब दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, ठीक है, साथ में या सीक्वेंस में हो रहे हैं, यानी एक पहले होगा और एक बाद में होगा, और ये होगा फ्यूचर में, मतलब ये फ्यूचर में होंगी ये चीजें, उस केस में जो पहला एक्शन होगा वो प्रेजेंट में रहेगा, और जो उसके बाद वाला एक्शन आएगा यानी तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा फ्यूचर में। यानी कि जब मैं वहां जाऊंगी तब मैं उससे मिलूंगी, तो मेरा जाना क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, व्हेन आई गो देयर आई विल मीट हिम। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, नो, शी विल कम टू दिल्ली एज सुन एज यू रीच दिल्ली, मतलब वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो। इसका मतलब हिज रीचिंग दिल्ली विल टेक प्लेस अर्लियर देन हर कमिंग टू मीट हिम। समझ में आ रहा है, मतलब इसका मतलब वो पहले दिल्ली पहुंचेगा और उसके बाद वो मिलने आएगी, है ना, क्योंकि उसका दिल्ली पहुंचना तभी तो वो मिलने आएगी, नहीं तो वो मिलने क्यों जाएगी, वो स्टेशन क्यों जाएगी अगर आप दिल्ली नहीं आओगे, यानी आपका पहुंचना पहले हो रहा है, राइट। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट में, है ना, शी विल कम टू। और यहाँ ये भी चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यार, एज सून एज लगा है, एज सून एज के बाद वाला तो डिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा है
आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, एज सुन एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, ये सारे क्या है, ये डिपेंडेंट ही तो है ना, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आते हैं ये सब। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट आ जाएगा। और हमने पढ़ा है डिपेंडेंट कैसा होता है, प्रेजेंट में होता है, और इंडिपेंडेंट वाला कैसा होता है, वो फ्यूचर में हो जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलो, बट इफ द सेंटेंस इज कंप्लीटली इन प्रेजेंट टेंस, बोथ द इफ क्लॉज एंड द मेन क्लॉज विल बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ये चीज ना आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो उसको आपको फ्यूचर में लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन बात कर रहे थे कि जब वो वहां जाएगी तब वैसा होगा, है ना, तो मतलब ये फ्यूचर कंडीशन थी। यहाँ पे पूरा प्रेजेंट में कब होगा, जैसे इफ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू स्टीम। अब ये क्या है यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये तो साइंटिफिक चीज है, तो इसमें आप टेंस नहीं चेंज करोगे। ठीक है, इसमें पूरा सब कुछ प्रेजेंट में है, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम। ठीक है, सो इफ अ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस, मे, माइट, विल बी कम इन द प्लेस ऑफ विल, है ना। ऑब्वियसली अगर मे, माइट भी क्या है, मॉडल है, तो किसके साथ आएगा, सेकंड वाले सेंटेंस में आएगा। सेकंड वाला सेंटेंस यानी जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मेन क्लॉज के साथ आएगा, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम टू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट की ही बात हो रही है, अभी की ही बात हो रही है। यार बारिश होती रहेगी तो हम नहीं जा पाएंगे क्लास में, ठीक है, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में होने वाली चीज है, कभी कल परसों कभी होगी, 1-2 महीने में, आज की बात कर रहे हैं। ओके, यानी आज का पूरा जो दिन है वो प्रेजेंट फॉर्म में हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे शुड क्यों लिया, यहाँ पे शुड एक प्रेजेंट फॉर्म में लिया जा रहा है। हालांकि जो शुड होता है ना वो शैल का पास्ट होता है शुड, पर यहाँ पे जो शुड है वो एक प्रेजेंट फॉर्म में लिया जा रहा है। प्रेजेंट फॉर्म मतलब यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं ना। तो यू शुड एक्सरसाइज डेली, इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, है ना। अब देखो ये भी क्या चीज है, ये एक एडवाइस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ध्यान रखो, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें क्या देता है, एडवाइस देगा, ऑर्डर देगा, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मान लो हो गया, रिक्वेस्ट करेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें मॉडल्स हम जनरली यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में जो मॉडल्स होंगे वो सेकेंड वाले सेंटेंस में आएंगे, और दोनों यानी पूरा क्या रहेगा, पूरा रहेगा प्रेजेंट में, यानी फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस बोथ विल बी इन प्रेजेंट फॉर्म। सी इन द सेंटेंसेस रिलेटेड टू रिक्वेस्ट यानी कुड और मे, इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, है ना। अब ये कुड और इफ यू मीट हिम सब कुछ क्या है, ये कुड स्पेसिफिकली इफ के साथ नहीं आया है। अब देखो जो एरर वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, उनमें अक्सर ये आप एरर स्पॉट करोगे, और ये मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। इफ के साथ वो लोग मॉडल दे देंगे, मॉडल में क्या क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, विल, सो, वुड, तो ये सारे आपके मॉडल्स हैं, और ये अगर मेंशन हो रहे हैं इफ के साथ मतलब वहीं पे एरर आ गया। ठीक है, फिर इन इफ क्लॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। अब देखो अगर कोई चीज कंटिन्यूअस हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पे हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, है ना, लेकिन याद रखना प्रेजेंट में ही रहेगा। ओके, सी इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो शुड है वो किस में आ रहा है, मतलब कि एक ऑब्लिगेशन की तरह शो कर रहा है। ठीक है, इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब याद रखना कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर कहीं प्रेजेंट फॉर्म आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो यानी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, टाइप 1। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं, दैट इज अगर इफ क्लॉज के साथ पास्ट टेंस आए तो। ठीक है, अगर देखो क्या होगा, इफ क्लॉज इन सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहली बात तो V2 कैन नॉट बी वॉज। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वुड आएगा। वुड क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड, है ना, याद है ना, विल का पास्ट वुड होता है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो पास्ट टेंस जो है हमारा, अगर पास्ट टेंस आ रहा है इफ क्लॉज के साथ, इफ के साथ हमारा
सब V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वुड प्लस V1। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, इफ आई हैड मनी। अब यहाँ पे हैड सिंपल पास्ट, आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे हैड सिंपल पास्ट क्यों है, क्योंकि हैड के साथ कोई V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगा है। अगर इसके साथ कोई V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता तो वो क्या हो जाता, वो पास्ट परफेक्ट बन जाता। ओके, अभी क्या है, सिंपल पास्ट। सो इफ आई हैड मनी सिंपल पास्ट है तो कैसा हो जाएगा, वुड हो जाएगा इसके आगे, है ना। आई वुड लेंड इट टू यू, लेंड होगा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप इज यूज। अब ये कहाँ यूज होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज प्योरली इमेजिनरी, एकदम इमेजिनरी। ठीक है, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ सच्चाई नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। ठीक है, वाओ। नेक्स्ट, जैसे होता है ना, मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें कब से ये करवा देता। तो भाई तुम्हारा बस चल ही तो नहीं रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट का रूल देखो, है ना। थर्ड टाइप, हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप में देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे सिंपल पास्ट आ रहा था पहले में, अब आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस, अगर ऐसा आ रहा है तो जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा दूसरा सेंटेंस में होगा वो कैसा आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड ही आएगा। वुड के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, वुड हैव डन, है ना। परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे हैव आ रहा है। ठीक है, इसका एक और तरीका है समझने का, देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट आ रहा था, वहां पे आगे भी मतलब पास्ट में ही रखा चीजें, है ना। वुड क्या है, पास्ट ही तो है ना। लेकिन जहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया तो सेकंड में भी क्या रखा उन्होंने, वुड हैव रख दिया। मतलब समझ लो, पास्ट में ही रख रहे हैं पर परफेक्ट फॉर्म रख रहे हैं, है ना। मतलब दोनों साइड एक ही टाइप का फॉर्म आ रहा है, अगर इधर सिंपल आ रहा है तो इधर भी सिंपल आ रहा है, इधर परफेक्ट आ रहा है तो इधर भी परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड सीन यू, पास्ट परफेक्ट है, आई हैड सीन PP, है ना। इफ आई हैड सीन यू मीन्स आई हैड नॉट सीन यू। अच्छा यहाँ पे कोई, अच्छा वो एग्जाम्पल है, सॉरी ऊपर है सेंटेंस, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। मतलब मैं अगर तुम्हें देखा होता तो मैं ऐसा तो मैं कार रोकता। ठीक है, मतलब कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना परफेक्ट वाले, यानी टाइप 3 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कहाँ पे आते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि कोई चीज नहीं हो पाई ड्यू टू लैक ऑफ समथिंग, समझे, दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, है ना। इसका मतलब कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया इसलिए मैं कार नहीं रोका, अगर मैं तुम्हें देख लेता तो मैं कार जरूर रोकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसे मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ठीक है, कि कौन से टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आप यूज करोगे, तो याद रखना नेचुरल या फिर कोई फैक्चुअल बात है तो उसमें क्या यूज हो जाएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट। अगर कोई चीज ऐसी है जो फ्यूचर में होगी, है ना, पॉजिटिव है, तो उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रेजेंट में रहेगा, सेकेंड पॉइंट हमारा किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज आती है जो एकदम इमेजिनरी है तो पहला जो सेंटेंस का इफ वाला क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो रहेगा वो सिंपल पास्ट रहेगा, और जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें क्या जाएगा, वुड प्लस V1। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट, लास्ट इज दिस टाइप। इसमें क्या होगा, अगर हमारा कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि ऐसी सिचुएशन बता रहा है जो नहीं हो पाई ड्यू टू किसी चीज की कमी की वजह से, तो उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट वाला टाइप। ठीक है, और परफेक्ट में भी कैसे यूज करेंगे, पहला सेंटेंस जो हमारा सबऑर्डिनेट है उसके साथ हम हैड प्लस V3 यूज करेंगे, और दूसरे वाले में हम कैसे यूज करेंगे, मेन क्लॉज जो हमारा होगा उसमें हम वुड यूज करेंगे प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, है ना। हैड भी यहाँ पे अब देखो, हैड आई सीन यू ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना पूरा, मतलब कंडीशन बता रहा कि अगर मैं तुम्हें देखा होता, हैड आई सीन यू मतलब इफ को रिप्लेस कर दिया हैड ने। ठीक है, तो हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। तो याद रखना जब भी कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है और वहां पे जब अगर हमारे इफ नहीं आ रहा है और वो कंडीशनल है, हमें दिख रहा है कि दो सेंटेंस ऐसे हैं डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में जो हमारा वर्ब है पहले वाले का जो सबऑर्डिनेट है उसका जो वर्ब है वो इन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा।
जनरली क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये इन्वर्जन हमने पहले भी देखा था किसमें, एडवर्ब के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अवर रूल, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फर्स्ट रूल। सेकेंड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, है ना। ये अभी अभी जो देखा है ना प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वाला, है ना, ये वाला, ये तो सिंपल वाला है। और सेकेंड थर्ड टाइप है, इफ सब्जेक्ट प्लस V2 देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर है। अब देखो अदर टाइप ऑफ कंडीशनल क्या होता है, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉर्मल इमेजिनरी कंडीशन है तो, है ना। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, भाई कितनी इमेजिनरी, मैं चिड़िया होती तो उड़ती। ठीक है, तो एकदम इमेजिनरी है तो ये किस में जाएगी, सिंपल पास्ट में जाएगी। अनफुलफिलिंग है तो परफेक्ट में जाएगी। नेचुरल ट्रूथ है तो दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट रहेंगे। नेचुरल ट्रूथ नहीं और फ्यूचर में होगी तो एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर रहेगा। आई होप अब रूल्स क्लियर हो गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो, नॉट इज नॉट यूज्ड विथ अनलेस और अनटिल। अब ये ऐसा क्यों होता है, अनलेस और अनटिल में खुद ही में नॉट होता है, उनकी मीनिंग में ही नॉट होता है, जब तक कि नहीं, है ना। इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं करना, तो जब तक कि नहीं नहीं, ऐसा दो बार नहीं नहीं हो जाएगा ना, इसलिए नॉट नहीं यूज कर सकते। यानी अनलेस के साथ हमेशा अफर्मेटिव आता है, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पे भी, फ्यूचर वाली है ना, ये भी कंडीशनल ही है, लेकिन यहाँ पे एक में प्रेजेंट है और दूसरे में फ्यूचर, तो जो पहले होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि जब तक कि तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। तो दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव आया, लेकिन जिसमें अनलेस आ रहा है, जिसमें अनटिल आ रहा है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में तो है नहीं अनलेस अनटिल, इसलिए हमें नेगेटिव शो करने के लिए नॉट ऐड करना पड़ेगा, पर अनलेस अनटिल खुद ही में नेगेटिव है। ठीक है, जब तक कि नहीं तुम हार्ड वर्क करते हो तब तक तुम पास नहीं होगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल, आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। ठीक है, मतलब सो लॉन्ग एज आया, हम सो लॉन्ग का मतलब ये क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग के बाद क्या आएगा हमारा, सबऑर्डिनेटिंग के बाद हमेशा डिपेंडेंट वाला आता है, तो यानी आई एम अलाइव प्रेजेंट हो गया, डिपेंडेंट वाला कैसा रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, और जो मेन है वो कैसा हो जाएगा, फ्यूचर में। आई शैल सपोर्ट हिम, है ना, शैल क्या है, फ्यूचर का फॉर्म होता है, विल, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, विल शैल प्लस प्लस B1, ये होता है सिंपल फ्यूचर का रूल। ठीक है, व्हेन भी क्या है, कंडीशनल है, व्हेन भी एक कंडीशन दिखा रहा है, व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम। ठीक है, सो देखो ये हमारे मेन रूल्स थे। अभी अभी बहुत सारे काफी रूल्स बचे हुए हैं, है ना, वर्ब के रूल्स, टेंसेस के रूल, इवन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूल्स भी बचे हुए हैं आपके। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये भी। ठीक है, तो इनके लिए मैं एक और क्लास लाऊंगी। ठीक है, एंड विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। ठीक है, टोटल मतलब 90 to 100 पेजेस की स्लाइड्स है, बट आई हैव मेड श्योर कि ये सारे रूल्स आपके कवर हो। ठीक है, सो इसके लिए मैं आपके लिए एक और रिकॉर्डेड सेशन लाऊंगी, बट मीनवाइल डू ट्राई एंड लर्न दीस रूल्स, है ना, ये वाले स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। ओके, सो आई विल एंड द क्लास हियर and hope to see you in the next video. Till then, adios.